हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, हमारी साइंस की क्लास के अंदर जो हमारा पिछला सेशन था वो मानव रोग से संबंधित ही हमारा चैप्टर चल रहा था। और मानव रोग से संबंधित चैप्टर में हम लोगों ने जो है लगभग बैक्टीरियल डिजीज सारी कंप्लीट कर ली है और वायरल डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज के सेशन में भी जो बाकी की कुछ वायरल डिजीज बच गई थी, वायरस जनित रोग बच गए थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग भी कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बचे जो भी हमारे बाकी के जो वायरस जनित रोग बच गए उनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, वायरस जनित रोग में मैं बात करूं तो नेक्स्ट वायरस जनित रोग जो आती है वो आती है एड्स। ठीक है, एड्स के बारे में कि अगर चलिए, देखो एड्स रोग है, ये भी एक वायरल डिजीज है, मतलब वायरस जनित रोग है ये भी एक। ठीक है, अब इसका रोग कारक क्या होता है? इसका रोग कारक होता है, मतलब अगर हम बात करें पहले, सबसे पहले इस एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, का रोग कारक होता है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसकी फुल फॉर्म भी क्या होगी भाई? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। एचआईवी वायरस इसका रोग कारक होता है। तो पहली चीज तो इनकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम बाद में बाकी जैसे ये रोग का रोग कारक क्या है, संक्रमण क्या है, लक्षण क्या होते हैं। एड्स रोग जो है, इस रोगी को अंदर अगर हम उसके लक्षण देखें, सबसे पहले जो है रोगी की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है ना। और उसके शरीर के अंदर जो अगर हम बात करें, ब्लड के अंदर जो है डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने लग जाती है। अब डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आती है तो डेफिनेटली प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो जाएगी। धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर दूसरे इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती है, जब ये एड्स घातक स्थिति पे पहुंचता है तो व्यक्ति के कुछ अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। और एंड ऑफ द एंड ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब ये रोग जो है, इस रोग का संक्रमण होता कैसे है? रोगी व्यक्ति के साथ में अगर असुरक्षित यौन संपर्क बनाए गए हैं, या कोई माता है जो कि एड्स रोगी है, तो उससे होने वाला जो बच्चा है होगा, उसमें भी ये रोग आ सकता है। या संक्रमित मतलब रक्त चढ़ाने से, है ना, या संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, मतलब कहने का मतलब कि कोई इंजेक्शन जो है रोगी व्यक्ति को लगाया गया है, और अगर उसी सिरिंज को जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यूज कर ली गई है, तो फिर इसके जो विषा वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम रोग है, इसका रोग कारक है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, चलिए, संक्रमण रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क से, माता से गर्भस्थ शिशु में संक्रमित, या संक्रमित रक्त चढ़ाने से, या संक्रमित सुई के प्रयोग से ये रोग उत्पन्न हो सकता है। लक्षण की अगर हम बात करें, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी से कमी आ जाती है, जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होती है, तथा धीरे धीरे दूसरे संक्रमण होने से व्यक्ति के अंग जो है वो कार्य करना बंद कर देते हैं। अंततः व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। उपचार, इसका अभी तक भी कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ लिखी हुई है एक दवाई जिसका नाम है जीडोबुटीन, या हम क्या कह सकते हैं इसको, जीडोबुडीन। यहाँ आप इसको सही करेंगे, ये है बुडीन। ठीक है, जीडोबुडीन दवा से इसका थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है, प्रॉपर रूप से आप इसको बचाव नहीं कह सकते। ठीक है, थोड़ा बचाव हो सकता है। ठीक है, वैक्सीन भी इसकी अभी तक कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस रोग के लिए एक टेस्ट किया जाता है। वैसे इस रोग की पहचान के लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो होता है एलिसा टेस्ट। ठीक है, इस एलिसा टेस्ट को लेके क्वेश्चन बनता है कि भाई ये एलिसा टेस्ट जो है वो किस रोग का परीक्षण है। एलिसा टेस्ट जो है वो एक प्रकार से इस एड्स रोग का परीक्षण है। और इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, यहाँ पर आप लिखेंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे, एंजाइम लिंक है ना। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। यहाँ लिख लीजिए आप लोग, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड सॉर्वेंट ऐसे, सॉर्वेंट ऐसे। ठीक है, चलिए, तो ये एलिसा टेस्ट जो है वो ये मतलब कि एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स रोगी का परीक्षण करने हेतु किया जाता है, मतलब एड्स का परीक्षण है, एड्स का टेस्ट है। ठीक है, चलिए, अब अगर इसका ये निश्चयात्मक परीक्षण कि भाई फाइनली अगर हमको चेक करना है कि पहले तो हम सिम्टम्स देख के चेक करते हैं,
सिम्टम टेस्ट के ये पता करते हैं कि भाई ये रोग हो सकता है कि नहीं, तो एलिसा से कि भाई ये रोग हो सकता है, मतलब ये रोग जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो एड्स के रोगी हो सकता है, तो उसके लिए तो हम एलिसा टेस्ट करते हैं। लेकिन फाइनली कि भाई कंफर्म ही हो जाए कि वाकई में ही ये एड्स का रोगी है, तो उसके लिए हम करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्या करते हैं भाई? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं, जो कि पीसीआर पर आधारित है, पॉलीमर चेन रिएक्शन पर आधारित है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके अंतर्गत किया जाता है भाई? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है एड्स रोगी के लिए किया जाता है, या एड्स रोग में किया जाता है, जो कि पीसीआर पे बेस्ड है। पीसीआर यानी पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, चले आगे। तो ये एड्स रोग आपने देख लिया। नेक्स्ट वायरस जनित रोग की हम बात करें तो नेक्स्ट वायरस जनित रोग आता है इबोला। इबोला, ठीक है, सर्वप्रथम अफ्रीका में इबोला नदी के पास इसका वायरस देखा गया, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया है भाई? इबोला। इबोला रोग रख दिया गया है ना। तो इबोला रोग जो है, इसका रोग वायरस होता है इबोला वायरस ही होगा। ठीक है, और इबोला नदी के कारण, मतलब सर्वप्रथम इसको इबोला नदी के पास देखा गया। ठीक है, और इस वायरस का नाम ही इबोला वायरस रख दिया है। इसका वायरस, इसका रोग कारक भी इबोला वायरस ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पास में लिख सकते हो सामने कि रोग कारक इबोला वायरस। ठीक है, इस वायरस का नाम भी इस रोग के आधार पे, रोग के नाम के आधार पे ही रख दिया है। अफ्रीका की इबोला नदी के पास देखा गया इसका वायरस, इसलिए इबोला वायरस। और रोग कौन सा भाई? इबोला। ये होता क्या है? इसमें शरीर से रक्त स्रावण अत्यधिक मात्रा में होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। भाई लगातार शरीर से रक्त स्रावित होता है, तो रक्त स्रावित होने से व्यक्ति को हैमरेज हो जाता है, और हैमरेज होने के कारण जो है व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हो गया इबोला वायरस। चलिए आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वायरस जनित की बात करें हम, तो नेक्स्ट वायरस जनित रोग आता है जीका वायरस। ये जीका, मतलब जीका रोग है ना, ये जीका वायरस जो एडिस मच्छर के द्वारा मनुष्यों में संक्रमण से उत्पन्न होता है। एडिस मच्छर के काटने पर ये जीका वायरस मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, और इससे मनुष्य के शरीर के अंदर इसका संक्रमण होता है। इसका संक्रमण तो ठीक हो जाता है, लेकिन कोई संक्रमित स्त्री ठीक होने के बाद भी 3 से 4 वर्ष के दौरान गर्भ धारण करे, तो ऐसे गर्भस्थ शिशु के लिए एवं मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कि ये रोग अगर किसी स्त्री में हुआ है, उस स्त्री के अंदर हुआ है, तो क्या होता है कि 3 से 4 वर्ष के बाद में अगर वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान ही जो गर्भस्थ शिशु है उसके सिर एवं मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। किस रोग के कारण भाई? जीका रोग के कारण। तो यहाँ लिखो कि गर्भस्थ शिशु के सिर एवं मस्तिष्क का, मतलब सिर एवं मस्तिष्क बात एक ही है, तो गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। इसे माइक्रोसिफेली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? माइक्रोसिफेली कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसिफेली जो है एक गर्भस्थ शिशु में किसके कारण होता है? तो जीका वायरस के कारण होता है, या जीका रोग के कारण होता है। ऐसे शिशु या तो गर्भावस्था में ही मर जाते हैं, या जन्म के कुछ समय बाद मर जाते हैं। ठीक है, तो ये जीका वायरस वाकई में बहुत खतरनाक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये होने वाला कौन सा, मतलब ये जीका रोग होता किससे है? वायरस जनित रोग। नेक्स्ट वायरस जनित रोग की हम बात करें, तो नेक्स्ट वायरस जनित रोग आता है निपा वायरस। कौन सा वायरस भाई? निपा वायरस। ये फल चमगादड़, इसे फल चमगादड़ पर ये रहता है, फल चमगादड़ के शरीर, मतलब फल चमगादड़ इसको आश्चर्य प्रदान करती है। ठीक है, निपा वायरस इसका रोग कारक है ना, निपा वायरस ही होता है। निपा रोग का रोग कारक कौन है भाई? निपा वायरस है। 2018 जून में केरल में इससे सबसे ज्यादा संक्रमण फैला था, निपा वायरस के कारण, है ना। ठीक है, और जैसे लक्षण दिखाई दे उपचार तुरंत कर लीजिए निपा वायरस का। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट वायरस जनित रोग आता है सार्स रोग। क्या आता है भाई? सार्स रोग की फुल फॉर्म पूछी जाती है, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए, तो सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये सार्स रोग है, जो कि सन 2002 से 2009 के बीच चीन में काफी फैला था। जिस तरीके से हम बात करें स्वाइन फ्लू आया था, उसी तरीके से ये सार्स रोग भी जो है 2002 से 2009 में चीन के अंदर बहुत फैला था। श्वसन से संबंधित रोग ही है भाई। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यानी श्वसन से संबंधित रोग है, इससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और काफी बार ये इतना खतरनाक भी हो गया था कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो गई थी। ठीक है, का रोग कारक है सार्स, सार्स कोविड कोरोना वायरस। सार्स कोविड कोरोना वायरस, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अभी कोरोना वायरस आया उससे हम पहले ही परिचित थे, यानी कि ये कोरोना वायरस पहले आ चुका था, लेकिन उस समय इस रोग का नाम दे दिया गया था सार्स रोग। वो भी श्वसन से संबंधित था, और अभी जो कोरोना वायरस आया वो भी क्या है भाई? श्वसन से संबंधित है। ठीक है, तो इससे हम परिचित थे, लेकिन उस समय चीन में आके चीन तक ही रुक गया, भारत में इतना नहीं फैला। और भारत में अभी जब आया कोरोना वायरस तब हमें पहचान हुई थी कि इस तरह का रोग तो हमारे पहले भी हो चुका है ना। दुनिया में पहले भी ऐसा रोग कारक आ चुका है। तो इसका रोग कारक है सार्स कोविड। क्या है भाई? सार्स कोव है, कोरोना वायरस है। ठीक है, चलिए,
अगर अब मैं बात करूँ कि ये जो सार्स रोग है, इसको जो है किलर न्यूमोनिया भी कहा जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है? किलर न्यूमोनिया भी कहा जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि इसे किलर किलर न्यूमोनिया भी कहा जाता है। सार्स रोग को किलर न्यूमोनिया भी कहा जाता है। न्यूमोनिया है, इसका मतलब श्वसन से संबंधित रोग होगा। व्यक्ति को जो है, रोगी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है फाइनली हम लोगों ने जो कुछ ऐसे वायरस जनित रोग बच गए थे, उनको भी हमने कंप्लीट किया है। वहाँ पर हालांकि उसके क्वेश्चंस एग्जाम में कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन हमने उसकी जो है नॉर्मल सी जानकारी तो ले ही ली है। ठीक है, तो यहाँ पर वायरस जनित यानी वायरल डिजीज भी सारी कंप्लीट होती है। और अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ वर्ग के प्रोटोजोआ वर्ग के सूक्ष्म जीवों द्वारा जो रोग होते हैं वो कहलाते हैं प्रोटोआ जनित रोग। और प्रोटोवा जनित रोग में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मलेरिया रोग। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई? मलेरिया रोग पढ़ेंगे। मलेरिया रोग क्या है? व्यक्ति को तेज फीवर आना, रात्रि में मतलब उसको तीव्र कंपनी का, तो रात्रि में तो उसको ठंड लगती है और ठंड लग के फिर एकदम से तेज बुखार आता है। और दिन में मनुष्य एकदम अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, मतलब रात्रि में जो बुखार आ रहा है और दिन में बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि इस रोग के अंदर, मलेरिया रोग में। और मलेरिया रोग की जो रोग वाहक होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका रोग कारक। ये जो मलेरिया रोग है वो किस जीव के कारण होता है? तो ये इसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जीव है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ वर्ग का एक जीव है। इस प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मतलब हमारे शरीर में ये प्लाज्मोडियम प्रवेश करेगा और हमारे शरीर के अंदर जो है मलेरिया रोग उत्पन्न करेगा। अभी जो प्लाज्मोडियम है इसकी 4 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां है भाई? 4 प्रजातियां। इसको लेके क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक होता है प्लाज्मोडियम मलेटी, एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, और एक होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। सबसे घातक और संक्रामक रोग फैलाने, सबसे घातक वे संक्रामक प्रजाति इसकी कौन सी है प्लाज्मोडियम की? वो है फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इसकी सबसे घातक प्रजाति है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। वे 4 प्रजाति होती है इसकी: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेटी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है वो इसकी सबसे घातक वे संक्रामक प्रजाति होती है। ठीक है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की अवस्था, मनुष्य के शरीर में जब ये प्लाज्मोडियम जाता है तो इसकी जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो मनुष्य के अंदर ये प्लाज्मोडियम की अवस्था कहला जाती है स्पायरोजोइट। क्या कहलाती है भाई? स्पायरोजोइट। तो यहाँ साइड में लिख सकते हो कि मनुष्य मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में की अवस्था, किसकी अवस्था भाई? मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम की अवस्था। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये जो है प्लाज्मोडियम जो है अपने जीवन को 2 चक्रों में पूर्ण करता है, लैंगिक चक्र और अलैंगिक चक्र। कहाँ पे इसका लैंगिक चक्र पूर्ण होता है और कहाँ पे इसका अलैंगिक चक्र पूर्ण होता है? प्लाज्मोडियम जो ये होता है, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ वर्ग का जो जीव होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में, मतलब है ना, अपना जीवन आश्रय रखता है। तो वहां पर इसका कौन सा चक्र चलता है जीवन का? और फिर जैसे ही उस मादा एनाफिलीज मच्छर के किसी स्वस्थ मनुष्य के काटने पर, जैसे ही ये मच्छर, मतलब ये जो सूक्ष्म जीव है, मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, तो मनुष्य के शरीर में रहकर ये अपना कौन सा जीवन पूर्ण करेगा। तो इसको लेके भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज कि मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम की अवस्था क्या कहलाएगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हो सकता है, याद रखना है। स्पोरोजाइट क्या कहलाती है भाई? स्पोरोजाइट कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो इसकी रोग कारक होती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। की रोग कारक कौन है भाई? मादा एनाफ्लीज मच्छर है, जिसके शरीर के अंदर ये प्रोटोजोआ वर्ग का जो है ये जीव जो है अपना जीवन पूर्ण करता है या जीवन चक्र चलाता है। अब अगर बात करें तो देखो कि प्लाज्मोडियम जो ये जीव है, इसका अगर हमसे पूछे कि इसका प्राथमिक पोषी कौन है, किसके शरीर के अंदर रहकर अपनी ये पहले जीवन के शुरुआत के कुछ समय निकालता है, तो इसका प्राथमिक पोषी या प्राइमरी होस्ट तो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। प्राइमरी होस्ट तो कौन है भाई इसकी? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, और अगर इसका पूछे द्वितीयक पोषी कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, तो भाई सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है मनुष्य। कि जैसे ही ये मच्छर काट लेता है किसी स्वस्थ मनुष्य को, तो ये जीव मच्छर के शरीर से निकलकर कहाँ पहुंच जाता है? मनुष्य के शरीर में। तो भाई 2 पोषक है इसके, 2 पोषी है, 2 जीवों के शरीर में रहकर ये प्लाज्मोडियम जीव अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। तो पहले तो ये मादा एनाफ्लीज के मच्छर के शरीर में होता है, और फिर बाद में जैसे ही किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके अपना बाकी का जीवन जो है वो पूर्ण
अब अगर हम बात करें तो प्राथमिक पोषी के अंदर मतलब ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, इसके शरीर में रहकर ये प्लाज्मोडियम जीवाणु अपना लैंगिक चक्र पूर्ण करता है। क्या करता है भाई? अपना लैंगिक चक्र पूर्ण करता है। ये क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं एग्जाम में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तव में ये मलेरिया रोग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लाज्मोडियम की चारों प्रजातियों के नाम पूछ सकते हैं, सबसे घातक प्रजाति कौन है उसके बारे में पूछ सकते हैं, इसका रोग कारक पूछ सकते हैं, और इसकी अवस्था, इसकी जीवन चक्र की अवस्थाओं को लेके पूछ सकते हैं। भाई प्लाज्मोडियम जीवा ये जो जीव है, इसकी जीवन चक्र दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है, लैंगिक अवस्था और अलैंगिक अवस्था। जीवन चक्र दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है, तो पहली अवस्था तो लैंगिक अवस्था तो इसकी प्राथमिक पोषी यानी इसके प्राइमरी होस्ट मादा एनाफिलीज मच्छर के चक्र शरीर में पूर्ण होता है। और दूसरा जो होता है इसका अलैंगिक चक्र, ये अलैंगिक चक्र जो है मनुष्य के शरीर में रेखे पूर्ण करता है। क्या करता है भाई? अलैंगिक चक्र जो है मनुष्य के शरीर में रहकर पूर्ण करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी होस्ट में इसका अलैंगिक चक्र होता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आपके सामने आपको वहाँ पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। रात्रि में तीव्र कंपकपी के साथ तेज बुखार आता है तथा दिन में मनुष्य स्वस्थ होने का अनुभव करता है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब इसका उपचार क्या है। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन औषधि, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन औषधि तथा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की औषधियाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की औषधियाँ। ठीक है, ये इसके उपचार की औषधियाँ हैं, ये याद रखना है हमें। ठीक है, एक तो कुनेन की छाल, भाई कुनेन की छाल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कुनेन औषधि या कुनेन सल्फेट भी लिख सकते हो इसको, कुनेन सल्फेट तथा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की औषधियाँ काम में ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मलेरिया रोग कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब हम नेक्स्ट प्रोटोवा जनित रोग के बारे में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रोटोजनित रोग है अमीबा बायसिस। क्या है भाई? अमीबा अमीबा बायसिस, या आप लिख सकते हो अमीबा बायोसिस, अमीबा बायोसिस या अमीबा बायसिस। ठीक है, या इसे अमीबता भी कहते हैं, अमीबिया पैचिस भी कहते हैं। मतलब अमीबा के कारण जो है किसी अमीबा जो एक प्रोटोजोआ वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, जब ये किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा तो आंतों में संक्रमण होगा, आंतों में संक्रमण होने से रोगी व्यक्ति को उल्टी दस्त होगी, तेज बुखार आएगा। संक्रमण जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो रोगी व्यक्ति के विष्ठा के साथ यानी मल के साथ खून आना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अमीबा के कारण होने वाला रोग है, और अमीबा एक प्रोटोजोआ वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। इसका रोग कारक होता है भाई अमीबा बायसिस रोग जो है, यहाँ मैं एक बार वापस से क्लीन लिख देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं अमीबा बायसिस। ठीक है, ये रोग पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अमीबा बायसिस रोग का रोग कारक होता है अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या होता है भाई? अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है। इसका संक्रमण फैलता है दूषित जल में भोजन में, क्योंकि ये जो अमीबा होता है जल के अंदर ही पनपता है। ठीक है, तो दूषित जल एवं भोजन के द्वारा ये रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करते ही सबसे पहले पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा। तो उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे भाई? आंतों में संक्रमण होगा जिससे उल्टी दस्त एवं तेज बुखार, संक्रमण बढ़ने पर मल के साथ खून आना। ठीक है, उपचार क्या है? एंटीबायोटिक दवाई ली जाए, ओआरएस का घोल दिया जाए। भाई उल्टी दस्त हो रही है तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, शरीर के अंदर जल की कमी आ जाएगी, और उस जल की कमी को पूरा करने के लिए हम जो है रोगी व्यक्ति को क्या देते हैं? ओआरएस घोल देते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दवाई या ओआरएस घोल का यूज किया जाए। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, नेक्स्ट वायरस जनित रोग आता है पायरिया। नेक्स्ट वायरस जनित रोग की हम बात करें पायरिया, जिसको पेरियोटोनाइटिस भी कहते हैं। पायरिया या पेरियोटोनाइटिस। ठीक है, पायरिया रोग जो है वो दांतों में होने वाला, या हम कह दें कि मसूड़ों में होने वाला रोग है। पायरिया रोग जिसे पेरियोटोंटाइटिस भी कहा जाता है, इसका जो रोग कारक होता है वो होता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। क्या होता है भाई इसका रोग कारक? एंट अमीबा जिंजीवैलिस होता है, तथा कमी बैक्टीरिया भी होता है। कर्मी बैक्टीरिया लिखेंगे यहाँ पे, कमी नहीं। ठीक है, कर्मी बैक्टीरिया भी होता है। ठीक है, तो जो ये कर्मी बैक्टीरिया है या एंट अमीबिया जिंजीवैलिस है, ये जैसे ही रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, अब ये रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा कैसे? दूषित जल या भोजन के माध्यम से। इससे क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन आने लग जाती है, मसूड़ों से रक्त का स्राव होना शुरू हो जाता है, और मुंह से जो है तेज दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। और पायरिया जब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मतलब घातक होने लगता है, तब लगभग कहा जाता है कि पूरी जो दांत है ये दांत झड़ने लग जाते हैं। पायरिया रोग से जो है रोगी व्यक्ति के दांत जो है झड़ जाते हैं।
कि झड़ने का मतलब दांत सारे ही टूट जाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस रोग कारक है इसका एंड अमीबा जिंजीवैलिस तथा कर्मी बैक्टीरिया जनित रोग है ये। संक्रमण है, दांतों की सफाई ना करने से ये संक्रमित होता है। का दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें तो मसूड़ों में सूजन, रक्त स्राव तथा मुंह से तेज दुर्गंध आना होता है। ठीक है, तेज दुर्गंध आ रही है तो इसका मतलब पायरिया रोग है। ठीक है, और दांत पीले भी हो जाते हैं, दांत पीले पीले दिखाई देते हैं इसके अंदर। उपचार क्या है? स्केलिंग विशेषता के द्वारा दांतों की सफाई, एंटीबायोटिक दवाएं, नियमित रूप से दांतों की सफाई की जाए, यही इसका क्या है? उपचार है। ठीक है, विशेषज्ञ के द्वारा, ये जो यहाँ पे विशेषता लिखा हुआ है ये मतलब स्केलिंग जो है विशेषज्ञ के द्वारा, कि भाई आप डेली अपने मतलब रूटीन में आप अपने दांतों को चेक कराते रहें और आपको पता चलता रहे समय समय पे कि दांतों को कितनी सफाई की आवश्यकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है काला अजार रोग। क्या होता है भाई? काला अजार रोग ये भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसे ब्लैक फीवर कहा जाता है। काला अजार या इसे ब्लैक फीवर कहते हैं, या इसे लिशमानिया रोग भी कहा जाता है, लिशमानियोसिस रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रोग कारक है वो लिशमानिया डोनावाकी है। लिशमानिया डोनावाकी इसका रोग कारक है। तो भाई इसकी जो रोग वाहक होती है वो होती है फ्लाई, सैंड फ्लाई या रेत मक्खी। रेत मक्खी या सैंड फ्लाई इसकी रोग कारक होती है ना। मतलब ये मक्खी जब किसी भी ऐसी जगह बैठ जाती है जहाँ लिशमानिया डोनावाकी ये प्रोटोजोआ वर्ग का जीव होगा, तो मक्खी जो है अपने शरीर के साथ में इसको कहीं पे जैसे किसी खाद्य पदार्थ पे रख दिया गया या किसी जल के साथ जल पे बैठ गई मक्खी, फिर वहां से ये जो प्रोटोजोआ वर्ग का जीव है ये हमारे शरीर के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। और इसके कारण क्या होता है? शरीर में लगातार रक्त के अंदर आरबीसी की संख्या में कमी आती है, शरीर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, एनीमिया जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, तो वो होता है काला अजार रोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि भाई इसका रोग कारक तो हो गया लिशमानिया डोनावाकी, रोग कारक है इसकी रेत मक्खी या सैंड फ्लाई, लक्षण है आरबीसी की संख्या में कमी, शरीर पर काले धब्बे और एनीमिया के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो रोग है काला अचार रोग। उपचार क्या है? उपचार है इसकी एंटीबायोटिक दवाएं। उपचार क्या है भाई? एंटीबायोटिक दवाएं। ठीक है, एंटीबायोटिक दवाएं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोटोआ जनित रोग जो आता है वो आता है ट्रिप्नोसोमा या ट्रिप्नोसिमियासिस या अफ्रीका निंद्रा रोग। ट्रिप्नोसोमा या ट्रिप्नोसिमियासिस या अफ्रीका निंद्रा रोग, नाम से ही पता चल रहा है कि रोगी व्यक्ति को जो है मतलब नींद नहीं आती है, उसकी नींद का जो शेड्यूल होता है वो गड़बड़ हो जाता है। भाई एक्चुअल में हम बात करें हमारे शरीर के अंदर ये जो नींद का शेड्यूल है या हमारी दिनचर्या का शेड्यूल है, ये कौन देखता है? इस पर किसका नियंत्रण होता है? हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं पीनियल ग्रंथि, जो हमारे शरीर की क्या कहलाती है? जैविक घड़ी कहलाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है, और उसी के द्वारा हमारे शरीर का जो है सारा दिन भर का जो शेड्यूल है वो नियंत्रित होता है। कि भाई आप पहले दिन 6 बजे उठना स्टार्ट हुए, फिर दूसरे दिन भी हुआ, फिर धीरे-धीरे बिना अलार्म के भी आपकी आदत पड़ जाती है कि 6 बजे आपकी नींद खुल जाती है। तो इसका ये कंट्रोल, ये नियंत्रण कौन करती है? पीनियल ग्रंथि करती है ना। तो इस रोग के अंदर क्या होता है? ट्रिप्नोसोमा सीमियासिस रोग, इसको कहेंगे ट्रिप्नोसीमियासिस रोग या अफ्रीका निंद्रा रोग। इस रोग में क्या होगा? रोगी व्यक्ति को नींद नहीं आती है। रोगी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, इसका मतलब उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है वो गड़बड़ हो चुका है, और इस पे मतलब व्यक्ति को नींद नहीं आना, व्यक्ति के दिन भर का शेड्यूल चेंज हो जाना, तो यानी कि वहां पर जो है ये सीधे सीधे पीनियल ग्रंथि को प्रभावित करती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया भाई? अफ्रीका निंद्रा रोग। क्या रखा गया है? अफ्रीका निंद्रा रोग। इसका रोग कारक होता है ट्रिप्नोसोमा, का रोग कारक लिख लीजिए, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा गैबियस, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस इसका रोग कारक है। ठीक है, इसका संक्रमण होता है इसकी जो रोग वाहक होती है वो होती है सीसी मक्खी। इसकी रोग वाहक कौन सी है भाई? सीसी मक्खी है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो मक्खियों के संक्रमण के द्वारा है ना, मक्खियों की जो जिसकी रोग वाहक है, तो आपको ध्यान रखना है किस रोग की कौन सी रोग वाहक है। जैसे रेत मक्खी सैंड फ्लाई जो है वो कालाजार रोग की रोग वाहक है, सीसी मक्खी की बात करें तो ये अफ्रीकन निंद्रा रोग की रोग वाहक है। ऐसे आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इसके लक्षण। के लक्षण की बात करें तो जैविक घड़ी तंत्र प्रभावित होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम जो है इससे व्यक्ति को असमय ही निंद्रा आती है।
इसी व्यक्ति को अब जैसे भाई रात भर नींद नहीं निकाल रहा है तो दिन में तो उसको फिर नींद आएगी, है ना? तो उसके नींद का समय ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा था आपको कि भाई शेड्यूल चेंज हो जाता है एक व्यक्ति का। तो भाई यहाँ पर देखिए कि ये प्रोटोजोआ जनित रोग भी हमने लगभग यहाँ पर पूरे देख लिए हैं। मतलब जो मेन थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन थे, वो सब हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक बात करूँ, जैसे कि एक रोग हम पढ़े कवक से संबंधित, है ना? कवक से होने वाला रोग कौन सा है? तो कवक से होने वाला रोग जो है वो होता है दाद रोग, या जिसे कहते हैं रिंग वर्म। क्या कहते हैं भाई? रिंग वर्म, है ना? शरीर पे जो ये रिंग वर्म होता है, दांत होते हैं, वो होते हैं कवक जनित रोग। क्या होता है भाई? कवक जनित रोग है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये रोग जो है, आज हम लोगों ने वायरस जनित रोग भी कंप्लीट किया आज के सेशन में। साथ ही साथ में हमने प्रोटोजोआ जनित रोग भी जो है लगभग लगभग सारे ही कंप्लीट कर लिए हैं। बस ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए, और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहे वेदांत क्लासेस के साथ में, और अब हम मिलेंगे हमारे नए सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ हमारा टॉपिक का कुछ छूट गया हो रोग से संबंधित, तो देखेंगे। अन्यथा हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर। बस बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।